नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों मेन जो बातें थी वो अपन बिल्कुल सीख चुके हो। अगर मैं बोलूँ ना टेबल बनाने को, तो आप बिल्कुल टेबल घर पे क्रिएट कर सकते हो। मैं एक या दो बॉक्स आपको बना के देता हूँ, उसके पश्चात जो है आप मेन बातें जो है वो सारी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है क्या? अभी जो बातें आ रही है उन पे विचार करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। तो आपको लिखना है एकीकरण से संबंधित विशेष बातें। एकीकरण से संबंधित विशेष बातें। ठीक है, तो विशेष बातें क्या क्या रहती है सर? इसके बाद में टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। मैं कह रहा हूं ना, टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से बना सकते हो और आप बिना देखे बना सकते हो टेबल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये जान लो, लास्ट पड़ाव है अपने एकीकरण का, इसके पश्चात आप माई का कोई लाल नहीं है जो आपका एकीकरण का कोई क्वेश्चन गलत कर दे। क्लियर है? तो एकीकरण से संबंधित विशेष बातों की अगर बात की जाती है तो दोस्तों पहले अपने बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। पहले चरण की अगर बात की जाए दोस्तों, याद रखिएगा पहले चरण में क्या विशेष बात है, तो वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी भी, जो बड़ी रियासत है वो राजधानी बनेगी और राजधानी का शासक जो है यानी कि रियासत का, उसी रियासत का शासक क्या बनेगा? राजप्रमुख बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? सॉलिड बात थी या नहीं थी? तो सर फर्स्ट चरण के अंदर देखा जाए तो सर राजधानी किसको बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है सर अलवर को। किस रियासत को बनाया जाता है? अलवर को। अलवर का उस समय शासक की बात की जाती है दोस्तों, तेज सिंह था। अलवर का शासक कौन था? तेज सिंह था। सर इसका एक दीवान था, दीवान, उसका नाम था एन.बी. खर्रे। एन.बी. खर्रे। सर इसकी अगर बात की जाती है तो नेक्स्ट सर यहां पर तेज सिंह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए राजप्रमुख? सर राजप्रमुख शर्त के अकॉर्डिंग बनना चाहिए सर, ये बनना चाहिए, लेकिन सर ये नहीं बन पाता। ये नहीं बन पाता तो सर राजप्रमुख कौन बनेगा? राजप्रमुख कोई और बनता है दोस्तों, वो बनता है भूपाल सिंह, सॉरी उदयभान सिंह। कौन बनता है? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह सर कहां का है? सर उदयभान सिंह है सर धौलपुर रियासत का। कौन सी रियासत का है सर? धौलपुर रियासत का बुजुर्ग शासक है दोस्तों, याद रखिएगा उदयभान सिंह। अब दोस्तों राजप्रमुख का पद तेज सिंह को ना देकर सर इसको क्यों दिया गया? इसके पीछे रीजन था दोस्तों। इस कंडीशन के अंदर अपने बात की जाती है तो इसका जो केस चल रहा था, इसका केस चल रहा था दोस्तों, याद रखना महात्मा गांधी हत्या सिलसिले में। महात्मा गांधी हत्या सिलसिले में दिल्ली में बंदी बनाया गया था इसको। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है, क्योंकि सर तेज सिंह जो था उसका महात्मा गांधी हत्या सिलसिले में कहीं ना कहीं कहा जा रहा था इसने साथ दिया है। एन.बी. खर्रे को भी उठा लिया, तो इन दोनों को उठा लिया। और इधर से दोस्तों जो दिनांक चल रही है सर, उद्घाटन की बात चल रही है, क्योंकि सर क्यों नजदीक आ रहा है सर? 18 मार्च 1948 आ रहा है सर। जो एकीकरण है वो लेट होता जा रहा था। तो सर क्या बात होती है? उदयभान सिंह धौलपुर रियासत के इस व्यक्ति से बात की जाती है और कहा जाता है दोस्तों आप जो है राजप्रमुख पद पे बैठ जाइए। तो दोस्तों याद रखना, राजप्रमुख जो है क्रिएट कर दिया जाता है। बोला ये जो है व्यक्ति बुजुर्ग आदमी है, तजुर्बे वाला आदमी है, तो इसको जो है राजप्रमुख पद दे दिया जाए। तो धौलपुर के उदयभान सिंह को राजप्रमुख पद सौंपा गया, क्योंकि सर तेज सिंह जो था वो दिल्ली के अंदर कैद था सर, क्योंकि महात्मा गांधी हत्या के सिलसिले में सर उसके दीवान एन.बी. खर्रे व तेज सिंह दोनों को सर बंदी बनाकर ले जाया गया था। तो ये हो गया दोस्तों विशेष कारण। बात समझ में आई क्या? यहां तक मेरे को बता दो सर। हाँ जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट से, इसको फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट देखिएगा, और इसके अंदर विशेष बातें देखना दोस्तों। इसके अंदर जो है एक व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री पद पर रखा जाता है। कौन से पद पर रखा जाता है दोस्तों? उप प्रधानमंत्री पद पर रखा जाता है। एकमात्र पद दोस्तों जिसमें उप प्रधानमंत्री भी रखा गया था, जिसका नाम था दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी। किशोर चतुर्वेदी। इन्हें दोस्तों याद रखिए, चतुर्वेदी। इन्हें कहा जाता है दोस्तों दूसरे नेहरू या राजस्थान का नेहरू। राजस्थान का
नेहरू। किसे कहा जाता है दोस्तों? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री पद का जो है क्रिएट जो होता है दोस्तों वो पहले चरण के अंदर, और बनता कौन है सर? जुगल किशोर चतुर्वेदी बनता है। तो यहां तक आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा दोस्तों। तो राजधानी अलवर थी दोस्तों, लेकिन रईस सिंह को वहां का साथ जो है राज प्रमुख नहीं बनाया जाता, क्योंकि सर कंडीशन कुछ और चल रही थी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट सेकंड चरण में क्या बात होती है उस पर विचार करते हैं। इसके बाद में आपको टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, टेबल आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। चलो देखिएगा, सेकंड चरण की बात देखी जाती है। तो फर्स्ट स्टेप अपना नोट हो गया होगा, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। हर एक जानकारी मैं दे चुका हूं आपको इससे पहले की, कौन सी रियासत कैसे मिली, कौन सा ठिकाना क्या कैसे मिला था, कहां पर किसी दिनांक को कहां पर, सारी बातें अपने हो चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे अब उनसे विशेष जो बातें रहती है वो बताता हूं। तो दोस्तों स्टेप सेकंड की अगर बात आती है, स्टेप सेकंड की अगर बात आती है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं सर इस चरण के अंदर क्या होता है। बांसवाड़ा रियासत का, कौन सी रियासत का? बांसवाड़ा रियासत का शासक था जिसका नाम मिलता है दोस्तों चंद्रवीर सिंह। क्या नाम मिलता है? चंद्रवीर सिंह। सर ये जो चंद्रवीर सिंह है बांसवाड़ा रियासत का, ये व्यक्ति जो, ध्यान रखना, चंद्रवीर सिंह जो है बांसवाड़ा रियासत का, ये व्यक्ति सर रियासती विभाग पर, रियासती विल्य पत्तर पर हस्ताक्षर करते हुए कहता है कि, क्या कहता है? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह बात बोलने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? चंद्रवीर सिंह है। कौन सी रियासत का दोस्तों? बांसवाड़ा रियासत का। तो बांसवाड़ा रियासत के चंद्रवीर सिंह ने रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करते समय सर एक बात बोली थी, वो क्या बोली थी? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अभी बात आती है दोस्तों रियासती विल्य पत्र की, तो यहां पर आप नीचे नोट लगाओगे और लिखोगे क्या दोस्तों? सर्वप्रथम रियासती विल्य पत्र पर, रियासती विल्य पत्र लिखना, रियासती विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत दोस्तों थी बीकानेर। बीकानेर का शासक था दोस्तों शार्दुल सिंह। ठीक है, अब शार्दुल सिंह ने सर हस्ताक्षर किए थे सर्वप्रथम, और वो हस्ताक्षर किए थे दोस्तों 7 अगस्त 1947 को। तो 7 अगस्त 1947 को रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? सर शार्दुल सिंह। और सबसे लास्ट में दोस्तों याद रखना, 2 रियासतों ने अड़ी लगाई थी। सबसे अंत में जोधपुर व धौलपुर रियासत ने हस्ताक्षर किए, जिसमें सबसे लास्ट में पूछा जाए दोस्तों, सबसे लास्ट जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे धौलपुर के। कौन सी रियासत ने किए थे? धौलपुर रियासत ने, और वो किए थे दोस्तों 14 अगस्त 1947 को किए थे। क्लियर है क्या? तो ये दोनों बात भी याद रखना। तो रियासती विल्य पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर, और सबसे लास्ट में करने वाली रियासत कौन सी थी? धौलपुर। धौलपुर का शासक तो आपको पता ही है, उदयभान सिंह। क्लियर है? तो ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। सर्वप्रथम विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर। बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी दोस्तों जिसने सर्वाधिक पोते बाकी राशियां, द्रोहर राशि भी दी थी। 4,83,00,000 रुपए की जो है पोते बाकी राशि दी थी दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है क्या? तो दोस्तों यहां पर आपको याद हो गया होगा, ये सेकंड चरण की खास बात जो थी मैंने आपको बता दी है। नोट कर लीजिए फटाफट से, शाबाश। मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरे स्टेप की क्या बात आती है? तीसरे स्टेप की क्या बात है वो करते हैं अपनी। तो तीसरा स्टेप सर क्या कहता है? तीसरा स्टेप में तो सर कुछ ही नहीं कहता, जिसमें कोई विशेष बात मेरे हिसाब से नहीं रहती। तो बात आती है दोस्तों चौथे स्टेप की, डायरेक्ट अपने। तो चौथे स्टेप में क्या बात रहती है मैं आपको बताता हूं।
गौर कीजिएगा। चौथा स्टेप कौन सा था, पहले तो याद होना चाहिए, बृहत राजस्थान संघ। दोस्तों क्या हुआ था देखिएगा, इससे पहले थोड़ा तीसरे चरण में सुनो। जब स्टेप थर्ड हुआ था तो स्टेप थर्ड दोस्तों याद रखिएगा क्या होना था, मैं आपको बताता हूं। दूसरा चरण कब हुआ था, 25 मार्च को। 25 मार्च के बाद ही दोस्तों तुरंत बाद 28 तारीख को ही होना था तीसरा स्टेप भी। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति था उदयपुर रियासत का, वो अड़के बैठ जाता है। उदयपुर रियासत का तो सर हमें पता है भूपाल सिंह, और दोस्तों याद रखिएगा भूपाल सिंह एकमात्र अपाहिज शासक अगर आपसे पूछा जाए एकीकरण के दौरान तो वो कौन सा था दोस्तों, हैंडीकैप्ट भूपाल सिंह था। क्लियर है क्या, महाराणा भूपाल सिंह थी। तो उदयपुर का ये व्यक्ति कह रहा है कुछ मेरी शर्तें हैं तभी मैं अलग बनाऊं, तभी मैं राजस्थान में विलय करूंगा, अन्यथा मेरा राज्य अलग रहेगा। भूपाल सिंह की कंडीशन क्या कहती है, बोला मेरे मरणोपरांत तक, यानी कि मेरी मृत्यु ना हो तब तक मैं क्या रहूंगा, सबसे बड़े पद पर रहूंगा, सबसे बड़े पद पर, यानी कि कौन सा पद, राज प्रमुख का पद सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़े पद पर कार्यरत रहूंगा। और आप जो है मुझे क्या करोगे, सालाना जो है वो क्या करोगे, 5-5 लाख रुपए की जो है देते रहोगे, 5-5 लाख रुपए जो है वो देते रहोगे मेरे को किस्तों में। 20 लाख रुपए की डिमांड की थी इसने। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, तो भूपाल सिंह जो है वो सबसे बड़े पद पर रहना चाहता है और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहता, तीसरे कंडीशन में तो पॉसिबल हो गया अभी सर, उसकी राजधानी भी बना दी और उसको राज प्रमुख पद भी दे दिया। अब बात आती है चौथे में, तो चौथे स्टेप में क्या आएगा सर, जयपुर आएगी या नहीं आएगी, आएगी सर। जयपुर सर उस समय क्या बननी चाहिए, राजधानी बनेगी, क्योंकि सर बड़ी रियासत है तो राजधानी ऑब्वियस से बनेगी। अब राजधानी का राज प्रमुख बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, अब राज प्रमुख की रट लगाए बैठे हैं दोस्तों स्वाई मानसिंह। कौन बैठा है सर, स्वाई मानसिंह। दोस्तों मानसिंह सेकंड जो है वो जयपुर के शासक थे और उन्होंने रट लगा के बैठा भी मैं राज प्रमुख का पद लूंगा, मुझे कोई गारंटी नहीं है, मेरी रियासत अगर राजधानी बन रही है तो मैं राज प्रमुख का। बात भी उसकी लॉजिकल है, वो तो सही कह रहा है। लेकिन यहां पर जो है इधर आए भूपाल सिंह के पास में, भूपाल सिंह को बोले भाई साहब बात ये है भी यार वो स्वाई मानसिंह जो है वो जिद कर रहे हैं। बोला जिद मैं भी करूंगा, वो कर रहा है तो मैं, मेरे को तो बड़ा पद चाहिए, बस बात खत्म है। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक दिमाग लगाया और दिमाग लगाया, उन्होंने कहा बड़ा पद चाहिए आपको, ये लो। तो दोस्तों मीठी गोली दे दी, आ लो। बोला महाराज प्रमुख हो आप, वो राज प्रमुख है और आप क्या हो, महाराज प्रमुख। कुछ ही नहीं पता, कुछ ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। तो महाराज प्रमुख का पद पर दोस्तों कौन बैठा था, महाराणा उदय भान सिंह, सॉरी उदयपुर के शासक भूपाल सिंह बैठे थे। कौन से बैठे थे दोस्तों, भूपाल सिंह बैठे थे। कौन से चरण में, फोर्थ चरण के अंदर। तो याद रखना है दोस्तों, चौथे चरण में महाराज प्रमुख के पद पर कार्यरत कौन था, महाराणा भूपाल सिंह, जो एकमात्र अपाहिज शासक था दोस्तों एकीकरण के दौरान। क्लियर है क्या, चौथे चरण की बात ये हुई। नेक्स्ट दोस्तों चौथे चरण में एक समिति का गठन होता है। चौथा चरण सर 30 मार्च दोस्तों याद रखिएगा, आपको पता है प्रथम राजस्थान दिवस दोस्तों 30 मार्च 1949 को मनाया गया था। दोस्तों याद रखना ये राजस्थान दिवस कहां मनाया गया था, जयपुर में मनाया गया प्रथम बार। और इसका जो अध्यक्ष बना था दोस्तों याद रखिएगा, वो बने थे पटेल साहब। कौन बने थे, सरदार पटेल साहब बने थे, याद रखना है। और राजस्थान दिवस दोस्तों अभी याद रखना, ये चैत्र शुक्ल एकम के दिन मनाया गया था, चैत्र शुक्ल एकम के दिन मनाया गया था, वर्ष प्रतिपदा का दिन था दोस्तों उस दिन, याद रखिएगा 30 मार्च 1949 के दिन प्रथम राजस्थान दिवस मनाया गया। राजस्थान दिवस दोस्तों एक समिति की सिफारिश पर बनाया गया, उस समिति का नाम था पंडित सत्यनारायण समिति। अरे कौन सी समिति थी, पंडित सत्यनारायण समिति थी, याद रखिएगा। तो पंडित सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर दोस्तों याद रखिएगा अपना जो जयपुर को क्या कर दिया गया राजस्थान, अब तो बताऊंगा 2-4 बातें और हाईकोर्ट वगैरह, राजस्व विभाग, कृषि विभाग वगैरह सारी बातें। तो 30 मार्च 1949 को प्रथम राजस्थान दिवस मनाया गया। जयपुर में अध्यक्ष पटेल था, चैत्र शुक्ल एकम का दिन था और समिति कौन सी थी दोस्तों, पंडित सत्यनारायण समिति। नोट करो, फिर इसके बाद में और चीज नोट करवाता हूं मैं। शाबाश, यहां तक नोट कर दो सभी। नोट हो गया। अब एक लाइन लिखो पंडित सत्यनारायण समिति के आधार पर, पंडित सत्यनारायण समिति के सिफारिश पर कह लो या आधार पर कह लो, सिफारिश पर डैश लगा दो आगे, सिफारिश पर डैश लगा के कुछ चीजें लिखोगे। हो
तो ये नोट हो गया होगा, महाराज प्रमुख पद पे कौन बैठा था, राजस्थान दिवस कब, कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था, सारी बातें आ चुकी है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले लिखना सिफारिश पर राजधानी कौन सी गठित हो गई है, जयपुर। ठीक है, उसके बाद में हाई कोर्ट जोधपुर, इसके बाद में शिक्षा विभाग बीकानेर। ठीक है, इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। फिर उसके बाद में राजस्व विभाग अजमेर। फिर उसके बाद में वन विभाग कोटा। खनिज एवं कस्टम विभाग, खनिज एवं कस्टम विभाग उदयपुर। और नेक्स्ट दोस्तों कृषि विभाग भरतपुर। तो ये जो है चीजें फिक्स कर दी गई है, राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्व विभाग अजमेर, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग जो है दोस्तों उदयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में कृषि विभाग जो है भरतपुर में फिक्स किया गया। अब नोट लगाते हुए एक बात लिख लो, नोट लगाते हुए इसमें एक बात नोट कर लो। क्या नोट करोगे सर, वो इसमें ये नोट करनी है साथियों, क्योंकि एकमात्र चीज जो है वो इसमें से बदली है, वो दोस्तों क्या बदला है, कृषि विभाग बदला है। तो लिखना वर्तमान में कृषि विभाग जयपुर में है, वर्तमान में कृषि विभाग कहां है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो ऑफिस जो है वो सर जयपुर में स्थापित कर दिया गया है, कृषि विभाग पहले कहां था, भरतपुर में था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें याद होगी। तो दो बार बोल के देखिए, राजधानी जयपुर फिक्स की गई, हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्व विभाग अजमेर, वन विभाग कोटा, खनिज एवं कस्टम, वन विभाग एवं सहकारी संघ है ना, इसको भी ये कह सकते हो, खनिज एवं कस्टम विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर के अंदर जो है फिक्स किए जाते हैं। तो दो बार बोल के देखो इसको फटाफट से, शाबाश। अब दोस्तों एक छुपी बात होती है एकीकरण की, जो हर कोई नहीं पढ़ाता, मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। चौथे ही चरण के अंदर, इसी चरण की बात कर रहा हूं मैं, चौथे ही चरण में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जो है दोस्तों याद रखिएगा, चौथे चरण के अंदर हीरालाल शास्त्री क्या क्या होते हैं सर, प्रधानमंत्री है या नहीं है, अरे प्रधानमंत्री है या नहीं है दोस्तों, प्रधानमंत्री है ना हीरालाल शास्त्री। सर ये पीएम थे, हीरालाल शास्त्री जयपुर के। सर हीरालाल शास्त्री को इसी समिति की सिफारिश पर आगे जो है मुख्यमंत्री पद पर भी नियुक्त किया जाएगा, मुख्यमंत्री पद पर भी नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों याद रखना ये बात जो है तय हो चुकी थी, ये हो चुकी थी 23 मार्च को। कब तय हो चुकी थी, 23 मार्च 1949 को ये बात तय हो चुकी थी भी आगामी जो है प्रधानमंत्री के पद पर जब मुख्यमंत्री पद लिया जाएगा तो उसमें कौन बैठेगा, हीरालाल शास्त्री बैठेगा, प्रथम मुख्यमंत्री। तो आप भी पढ़ते हो दोस्तों, प्रथम मनोनीत व निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है दोस्तों याद रखिएगा वो कौन सा है सर, हीरालाल शास्त्री है। 23 मनोनीत जो है मुख्यमंत्री वो कौन सा है सर, हीरालाल शास्त्री है। 23 मार्च 1949 को सर ये जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो इसको ये बात इसी समिति की सिफारिश पर कह दी जाती है या बना दिया जाता है भी आगामी जो भी संघ आएगा उसके अंदर जब मुख्यमंत्री का पद है, यानी कि आपको भी पता है छठे चरण के अंदर पीएम का पद सीएम में तब्दील कर दिया जाता है, तो उस मुख्यमंत्री के पद पर हीरालाल शास्त्री बैठेंगे। ये डिस्कशन जो है दोस्तों चौथे चरण में हो चुका था। क्लियर है क्या, ये बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, 5 नंबर पे, 5 पे आते हैं, शाबाश। अब 5वें स्टेप में क्या बात होती है, तो 5वां स्टेप दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेप 5 क्या बात होती है, सुनिएगा गौर से, मैं आपको बताता हूं। बात ये होती है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे कि अपने बात करें राजस्थान की, ठीक है, तो सर ये राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है कौन कौन सा है सर, यहां पर एक तो धौलपुर जिला है और एक कौन सा है सर, भरतपुर है। ये 2 जिले हैं या नहीं है, भरतपुर और धौलपुर। ये दोस्तों भाषाई समानता के आधार पर दोस्तों किस प्रदेश में मिलना चाहते हैं, ब्रज प्रदेश यानी कि सर उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं, ये राजस्थान में मिलना नहीं चाहते। तो क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो है एक समिति का गठन किया जाता है, उस समिति का नाम है शंकर देवराय समिति।
अरे कौन सी समिति है रे सर? शंकर देवराय समिति है, और इसी समिति की सिफारिश पर क्या किया जाता है? शंकर देवराय समिति। क्लियर है क्या? देवराय शंकर जो समिति है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इसके अंदर 3 सदस्य थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक तो दोस्तों खुद देवराय, और दूसरे अगर बात की जाती है प्रभु दयाल, दूसरा कौन सा? प्रभु दयाल, और तीसरे की बात की जाती है दोस्तों आर के सिद्धावा। आर के सिद्धावा। तो प्रभु दयाल और आर के सिद्धावा दोस्तों शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर क्या करते हैं दोस्तों? एक होता है जनमत संग्रह। क्या होता है? जनमत संग्रह होता है दोस्तों, यानी कि सर वोट डलवाए जाते हैं। अब इसमें भी गोली दी जाती है इनको। अब वोट डलवाएंगे तो दोस्तों अलवर, धौलपुर और भरतपुर वालों को कह दिया, सीधी सी बात, बोलो वोट डाल के देख लो। अगर ज्यादा वोटिंग हुई किसकी तरफ? राजस्थान की तरफ, तो आपको राजस्थान में मिलना पड़ेगा। अगर वोटिंग हुई यूपी की तरफ तो आपको यूपी में मिलना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो भी मान गए, इधर भी मान गए। तो दोस्तों आपको भी पता है कभी ना कभी जो है ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये दोस्तों जो है मत पेटी का है, ठीक है। ये राजस्थान की है, ये यूपी की है। वोट डालना शुरू किया, लास्ट में दोस्तों रिजल्ट आया तो दोस्तों 65 और 35 था। ये देखो, तो राजस्थान में 35 जनता मिलनी चाहती है, यूपी में 65 मिलनी चाहती है। तो पटेल कहता जय श्री राम। क्या कहता? जय श्री राम। तो ये लो, तो जय श्री राम बोलकर दोस्तों ये पर्ची जो है इधर की उधर कर दी। बोला राजस्थान में 65% जनता जाना चाहती है, तो वन किसके हो गया? मतलब बोला राजस्थान में, तो फटक से उठा के मिला दीजिए। तो 5वें चरण में दोस्तों जनमत संग्रह के आधार पर दोस्तों, यानी कि मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया जाता है? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर दोस्तों याद रखना सर व्रत राजस्थान संघ में मिला दिया जाता है, इसीलिए 5वां चरण बन के आता है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। तो नोट कर लो, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर भरतपुर व धौलपुर की जनता का विलय, भरतपुर व धौलपुर की जनता का विलय राजस्थान में किया गया, राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया तथा इसी समिति की सिफारिश पर, तथा इसी समिति की सिफारिश पर, लिखो, इसी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को, इसी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ को ब्रैकेट में लिखना प्रथम चरण को, ब्रैकेट में लिखना प्रथम चरण को, वृहत राजस्थान संघ, ब्रैकेट में लिखना 4th चरण, वृहत राजस्थान संघ में मिला दिया गया, में मिला दिया गया या मिलाया गया। क्लियर है? तो ये बात रहती है दोस्तों शंकर देवराय समिति की। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट यानी कि 6th चरण की क्या बात आती है। तो 5वें चरण में अपने बात देख ली शंकर देवराय समिति। लिखो 6ठे चरण की क्या विशेष बात है। तो लिखो 6ठे चरण में, सीधी लिखने वाली बात है, लिखो 6ठे चरण में, 6ठे चरण में 6th स्टेप की क्या बात रहती है। 6ठे चरण में प्रधानमंत्री का पद हटाकर मुख्यमंत्री में तब्दील कर दिया गया, मुख्यमंत्री में तब्दील कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री का पद हटा के मुख्यमंत्री में तब्दील कर दिया गया। और लिखिएगा लिखो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे। नेक्स्ट लिखिएगा नोट लगा के, कुछ और सीएम के बारे में बता देता हूं। वैसे तो आपने पॉलिटिकल के अंदर पढ़ी होगी ये बातें,
चलो फिर भी लिख लो, लिखो राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास, जोधपुर मारवाड़ के गांधी, शेरे राजस्थान, लक्कड़ का फक्कड़, दूध का धनी, मां सब्बा, इन आदि नामों से जाना जाता है इन्हें। क्लियर? लिखो राजस्थान का दूसरी लाइन लिखना, राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जो इंडियन सिविल सर्विस में था या कार्यरत था, इंडियन सिविल सर्विस में कार्यरत था, सी वेंकटाचार्य, जोधपुर। क्लियर? तो ये जो थे इंडियन सिविल सर्विस में था, शामिल थे। तो नेक्स्ट इसके बाद में लिखिएगा, लिखो राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। लिखो राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, राजस्थान का एकमात्र, शाबाश लिखिएगा। तो ये चीजें आपको एक साथ नोट कर लेनी है, कई बार क्या डायरेक्टली एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां से भी आपके आ सकता है। तो एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, लिखूं क्या नाम? बरकतुल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में लिखिएगा, पहले ये आ गया। नेक्स्ट लिखो राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री, मनोनीत हीरालाल शास्त्री, निर्वाचित में मनोनीत जय नारायण व्यास, और नेक्स्ट आता है निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। लिखो नेक्स्ट लिखो उसी नोट में, लिखो राजस्थान का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। क्लियर है? तो ये थोड़े से कुछ याद रखना, जैसे कि आप लिख सकते हो राजस्थान का सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया, है ना। तो ऐसे आप जिन्हें राजस्थान का निर्माता कहा जाता है ना, तो वो चीज अभी सामने आती है आपके। तो नेक्स्ट अपने छठे स्टेप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो सॉरी 7वें की ओर बढ़ते हैं। छठे में हमने पढ़ लिया, अभी मुख्यमंत्री की बातें रही है सर। लिखो 7वें चरण में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें क्या रहती है, देखिएगा। लिखो स्टेप 7 इसमें सबसे पहले तो लिखिएगा भारतीय संविधान संशोधन 7। भारतीय संविधान संशोधन 7 के तहत राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और राज्यपाल बना दिया गया। राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और क्या बना दिया? राज्यपाल बना दिया।
तो आपको पता होना चाहिए 7वें संविधान संशोधन से पूर्व जो मुख्य पद था वो राष्ट्र प्रमुख का था। इसके पश्चात जो है दोस्तों वो किसका होता है सर, वो होता है राज्यपाल का। ठीक है, तो लिखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। शाबाश। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखो 7वें चरण के गठन से पूर्व, 7वें चरण के गठन से पूर्व लिखो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो लिखिएगा दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953। 22 भी मिल सकती है तारीख, 23 भी मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 22 दिसंबर 1953, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था फैजल अली को। अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? फैजल अली को बनाया गया। याद रखना दोस्तों फैज अली नहीं है ये फैजल अली है। फैज अली तो किशनगढ़ चित्रशैली में बनी ठनी के चित्र को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में किसका, एरिक डिक्सन का सहयोग देने वाला था फैज अली। ये फैजल अली है, याद रखना। क्लियर है क्या? तो लिखो नेक्स्ट लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, लिखिएगा, लिखो इस आयोग के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत या इस आयोग के तहत 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया तथा सिरोही का बचा क्षेत्र आबू देलवाड़ा मिलाया गया। सिरोही का बचा हुआ क्षेत्र आबू देलवाड़ा को मिलाया गया तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा नामक स्थान को शाबाश लिखिए झालावाड़ में मिलाया गया तथा झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो ये लो दोस्तों आपके 7 चरणों की विशेष बातें हो चुकी है। क्लियर है? ऊपर कॉलम में एक लाइन लिख लो, लिखो एकीकरण के दौरान सर्वाधिक कॉलम में लिखना सर्वाधिक धरोहर राशि, या कह सकते हो जिसे पोते बाकी राशि, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह द्वारा दी गई। शार्दुल सिंह द्वारा दी गई 4,87,87,00,000। क्लियर है? तो इसे धरोहर राशि या पोते बाकी राशि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा अन्य महत्वपूर्ण बातें। बाद में लिखो एक आयोग के बारे में लिखते हैं, बोलो पेन पिस्टल आयोग। कौन सा आयोग? पेन पिस्टल आयोग। लिखो यह आयोग जोधपुर रियासत के शासक हनुमंत सिंह पर लगाया गया था। जोधपुर रियासत के शासक हनुमंत सिंह पर लगाया गया था
क्योंकि हनुवंत सिंह जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो क्या हुआ, पेन पिस्टल बोला, या तो पेन से साइन कर दे या पिस्टल से खोपड़ी फोड़ देंगे तेरी। किसने कह दिया? पटेल ने। दोस्तों इसने जो है कहा जाता है हरियाणा से आर्मी बुलाई और उनको पुलिस की वर्दी पहना के जो है छोड़ दिया, बोलो अपने हिसाब से सल्ट लो, है ना। तो आर्मी वाले आपको पता ही है, फिर वो तो सही से सल्टना जानते हैं काम को। तो इस तरीके से दोस्तों 7 चरणों के बारे में जो विशेष बातें रहती है वो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूं दोस्तों आपको एकीकरण बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है टेबल की। मैं एक टेबल आपको क्रिएट करके बता देता हूं, उसके बाद जो है आप क्या करोगे, घर पे पूरी की पूरी टेबल बनाओगे और अपने टॉपिक के अंदर ऐड कर लोगे। क्लियर है क्या? जो बातें रहती है वो करते जाना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको टेबल किस तरीके से क्रिएट करनी है वो सुनो। आप पहले तो कॉपी को रखोगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षेत्रीय रूप में रखोगे। उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो आपका कॉलम बनना चाहिए वो बनना चाहिए स्टेप का, यानी कि चरण, ठीक है। स्टेप बता देता हूं मैं आपको। उसके बाद में दोस्तों बनना चाहिए दिनांक का, उसके बाद में बनना चाहिए नाम का, उसके बाद में बनना चाहिए रियासत का, कौन कौन सी रियासत व ठिकाने मिलाए गए। उसके बाद में बनना चाहिए राजधानी का, उसके बाद में आपका बनना चाहिए, राजधानी के बाद में बनना चाहिए दोस्तों याद रखिएगा राज प्रमुख का, फिर बनना चाहिए उद्घाटनकर्ता का, उद्घाटनकर्ता के बाद में आपका बनना चाहिए राज प्रमुख उद्घाटनकर्ता, पीएम प्रधानमंत्री, और फिर बनना चाहिए दोस्तों उपराज प्रमुख। क्लियर? तो इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले चरण की बात कर लेता हूं दोस्तों। उसी प्रकार आपको कॉपी करते हुए दोस्तों आगे 7 के 7 चरण बनाने हैं। क्लियर है क्या? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो और अच्छे से उनको जान सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात, पहली बात तो डाउट आएगा ही नहीं, भरोसा रखना और करना खुद से, ठीक है। पहला सर 18 मार्च 1948 को सर नाम था मत्स्य संघ। नाम क्या था? मत्स्य संघ। रियासत कौन सी थी सर? ABCD। इसके साथ में आप ठिकाना भी लिख सकते हो सर, नीमराना। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद में राजधानी की बात की जाएगी तो अलवर आ जाएगी दोस्तों। राज प्रमुख की बात की जाएगी तो उदय भीम भोपाल मान सिंह, यानी कि उदय भान सिंह। टेबल ऐसे बनाना दोस्तों शानदार तरीके से, बढ़िया फुट्टे वगैरह का इस्तेमाल करके ना। उदय भान सिंह दोस्तों कौन सी रियासत के थे? ये धौलपुर। तो इस तरीके से आपको लिखना है, धौलपुर रियासत के थे। उद्घाटनकर्ता की बात आती है दोस्तों NV गौडगिल। NV गौडगिल का फुल नेम दोस्तों नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। और पीएम की बात आती है, ये कौन से दुर्ग में होता है? भरतपुर दुर्ग में। आप लिखोगे लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर दुर्ग का किला दोस्तों याद रखना। पीएम SGMH से याद रखना शाहपुरा के अलवर रियासत के शोभाराम कुमावत दोस्तों याद रखिएगा अलवर रियासत से। और उपराज प्रमुख दोस्तों याद रखिएगा करौली का गणेशपाल सिंह था, करौली का गणेशपाल सिंह। अब आपको मैं चारों चरणों के अंदर दोस्तों याद रखिएगा उपराज प्रमुख लिख के दे देता हूं और बाकी जो है आप बना सकते हो। तो पहले चरण में उपराज प्रमुख करौली का गणेशपाल सिंह, दूसरे में दोस्तों बूंदी का बलदेव हो जाएगा, दूसरे में कौन सा हो जाएगा? बूंदी का बलदेव। तीसरे चौथे में दोस्तों भीम सिंह हो जाएगा कोटा का, जो यहाँ पे राज प्रमुख बनेगा ना दूसरे चरण में, वही वाला कोटा का भीम सिंह सेकंड। और सेम डिटो कॉपी कर देना चौथे चरण में, बस चौथे चरण के बाद में उपराज प्रमुख नहीं लिखने आपको। क्लियर है क्या? तो ये 4 चरण अगर आपने अच्छी सी टेबल बना ली, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली दोस्तों। क्लियर है? और जो भी बच्चे जो है अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ना, वो कर लो भाई, है ना, क्योंकि लिंक वगैरह जो आते हैं उसी पे आते हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर हमें लिंक नहीं मिला, तो वो रखा करो, नोटिफिकेशन ऑन रखा करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन, वैसे भी बेल आइकन अगर किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबा रखा तो वो बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो है वहीं से प्राप्त होता है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो यार, लाइक किया करो, क्लास में पहुंचा करो ज्यादा से ज्यादा। दो स्टूडेंट्स अगर डेली आप रोज लेके आओगे तो उससे भी बहुत बड़ी जो है अपने भीड़ जो है इकट्ठी कर सकते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स की। क्लियर है? तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने एकीकरण जी जान लगा दी आपको पढ़ाने में, तो आपको भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो कोई लगातार नहीं, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अपने मेन मुद्दों पे बातें करेंगे कुछ समय के लिए, है ना। जैसे मैंने टेलीग्राम पे लिंक भी भेजा था, अभी मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी मैं RS अग्रवाल की बुक है दोस्तों, उससे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि उससे आपके पास भी मैटर होगा, मेरे पास भी होगा, अन्यथा हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं बन पाएगा। तो मैं स्पष्ट बोलूंगा अभी परसेंटेज टॉपिक का इतने नंबर क्वेश्चन देखो तो आपके सामने, अगर या तो वो नोट्स निकलवा लेना या फिर बुक ही
खरीदने लगभग 400-450 रुपए के करीब जो है बुक आ जाती है, 400 रुपए के करीब, तो बुक ही ला सकते हो आप पटवार के लिए, जो अन्य एग्जामों के लिए भी काम आएगी आपको। क्लियर है क्या? तो वो बुक आप जो है खरीद सकते हो, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, उसमें से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट कई बार तो एग्जामिनर वैल्यू भी नहीं चेंज करता, सीधा कॉपी पेस्ट कर देता है क्वेश्चन को। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखना है, वहीं से अपने करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप जो है कल्चर और हिस्ट्री पे भी अपना जो है फोकस बनाए रखें, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे कल्चर हिस्ट्री के, बहुत होते हैं, एक तरफा फैसला करते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगली क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ में, कुछ नया लेके आपके लिए, कुछ नए व्यक्तित्व के बारे में या कुछ और बातें करेंगे दोस्तों। तो टॉपिक आपको मिल ही जाएगा, नेक्स्ट जो भी होगा, है ना, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको। क्लासेस अपनी लगातार रहेगी, कोई भी ऐसे कोई बच्चा पूछ रहा सर ऑफलाइन जब शुरू हो जाएगी तो क्या बंद कर दोगे? नहीं, है ना, चाहे दिन रात एक करना पड़ जाए, लेकिन आपके लिए क्लासेस जो है मैं लेके आऊंगा। क्लियर है? बस आप सहयोग बनाए रखें, आपका प्यार मिलता रहेगा तो 100% मैं क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगा, और बढ़िया बढ़िया जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें।